मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इन्होंने ये तय किया है कि ये 12 बैंकों के 4 बैंक बनाए जाए। अब ये 4 बैंक बनने में आप देखिएगा, इसमें से रहेगा कौन? बाकी के स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर हो, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर हो, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर हो या पटियाला हो, तो ये जो 5 बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है, ये 5 बैंक जो एसोसिएट थे, इसको जब इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिमोनेटाइजेशन के बाद विलीन किया, मर्जर किया, तो ये पांचों बैंक बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमा रहे थे। अपने आप में वो बड़े बैंक थे, फिर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस शीट बड़ा करने के लिए इन 5 बैंकों को, उसके पहले 2 बैंक तो मर्ज हुए थे स्टेट बैंक में, ये 5 बैंक मर्ज करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सारे सहयोगों को निगल गया। स्टेट बैंक के अलावा 11 नेशनल बैंक आज अच्छे ढंग से जिंदा है कि बहुत सारे हजारों ब्रांचेस इस मोदी सरकार ने गांव खेड़े में बंद कर दी। पहले कंसोलिडेशन इसलिए था कि 100 बैंकों में हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दुनिया के 100 बैंकों में हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नंबर आएगा कि नहीं। अब ये कहा जा रहा है हमारा दुनिया के 50 बैंकों में भारत देश के कितने बैंक आएंगे, तो 4 बैंक आएंगे। कौन से आएंगे भाई? नमस्कार, मैं विश्वास उड्डी। आज हमारी अर्थव्यवस्था में, मतलब भारत देश की अर्थव्यवस्था में, नेशनलाइज बैंकिंग, नेशनलाइज इंश्योरेंस कंपनीज, जिसमें एलआईसी है और जीआईसी है, ये तीनों क्षेत्र बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वैसे देखा जाए तो जितना भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या सर्विस सेक्टर में हो, देश की अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका अहम है। और इंदिरा जी ने कहा था, पब्लिक सेक्टर शैल हैव द कमांडिंग हाइट्स ओवर द इकोनॉमी, और वो सही है। लेकिन आज की मोदी सरकार, पिछले 11 साल से हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, और ये जो मामला है कि पब्लिक सेक्टर शैल हैव द कमांडिंग हाइट्स, इसको साबोटाज करना और खत्म करना, जिसको आम भाषा में ये कहते हैं कि निजीकरण, खासगीकरण या प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन के दौर से ये बात शुरू होती है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में उन्होंने, उनके पहले वाली चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी स्वीकार करने के बाद वो आगे बढ़ाया, और एक बात अपने जमाने में की, वो ये है कि पब्लिक सेक्टर में हो या बैंकों में हो, उन्होंने ये कहा कि आई विल ऑलवेज कंट्रोल more than 51% stake in the public sector, and I shall retain the character of the public sector banks, public sector insurance and manufacturing sector of the public sector. ये बहुत अहम बात थी। आज मोदी सरकार ये पब्लिक सेक्टर पूरी तरीके से खत्म करने के बहुत सारे हथकंडे जमा रही है। मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूं। देखिए, 2015 से हमने ये देखा कि बैलेंस शीट का साइज बड़ा होना चाहिए, ताकि बड़े कारपोरेट्स को आसानी से बड़े कर्जा देना, ये सरकार की नीयत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मान ली। तो बड़े बैंक क्यों बने? तो पब्लिक सेक्टर बैंकों का एक दूसरे से विलय करके, मतलब कंसोलिडेशन करके, उसमें से बड़े बैंक बन सकते हैं। ये उन्होंने एज ए पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर, बैंकों का मालिक खुद करता है ये प्रयोग। मतलब हर बैंक करीब करीब 27-28 इतने बड़े पैमाने पे इस देश में, 1969 के पहले स्टेट बैंक था, स्टेट बैंक एसोसिएट बने, 1969 में 14 बैंक बने, उसके बाद 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज हो गए। अब इतना बड़ा बैंकों का कारोबार है, और आईडीबीआई तो 1964 के है ही। तो ये 28 बैंक इतना अच्छा काम कर रहे थे। 2015 की बात लो, चाहे लॉस मेकिंग हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बड़ा हो, लेकिन
सरकार जब मालिक है तो ये खतरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट का इतना बड़ा नहीं होता जितना दिखाया जाता है। आखिर मोदी गवर्नमेंट ने 16 लाख करोड़ तो विलफुल ऑन डिफॉल्ट माफ किया, राइट ऑफ कर दिए। लेकिन असल में उनको जो करना चाहिए था वो ये है कि राइट ऑफ करने के बाद में बैंकों के एक दूसरे से विलीन करने के बाद, मतलब कंसोलिडेशन के बाद, बड़े बैंक बनाओ, दुनिया के पहले 100 में हमारा नंबर आना चाहिए, वगैरह वगैरह बात करो। तो 27 बैंकों के 12 बन गए और एक आईडीबीआई है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो सहयोगी बैंक थे 2014 के पहले, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर चला गया था, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र चला गया था, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुआ था। लेकिन बाकी के स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर हो, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर हो, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर हो, या स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर के बाद पटियाला हो, तो ये जो 5 बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है, ये 5 बैंक जो एसोसिएट थे, इसको जब इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिमोनेटाइजेशन के बाद विलीन किया, मर्जर किया, तो ये पांचों बैंक बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमा रहे थे। अपने आप में वो बड़े बैंक थे। फिर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस शीट बड़ा करने के लिए इन 5 बैंकों को, उसके पहले 2 बैंक तो मर्ज हुए थे स्टेट बैंक में, ये 5 बैंक मर्ज करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सारे सहयोगों को निगल गया। मतलब कंसोलिडेशन के प्रोसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट बढ़ गई। अब बड़ी बैंक, बड़ा बैलेंस शीट, तो बड़े कॉर्पोरेट्स को कर्जा देना, वन विंडो सर्विस देना आसान बन गया। ये है इस देश के कॉर्पोरेट्स की सेवा करने के लिए जब नरेंद्र सरेंडर होते हैं तो यही बात होने वाली है। वैसे ही जो नेशनलाइज बैंक थे 20, इसमें से आप जानते हैं 93 के हर्षद मेहता स्कैम के वक्त न्यू बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी में गई तो 19 रह गए। अभी 19 में से आज की तारीख में आप देखिए, आप पंजाब बैंक, ये जो देना बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा में गई, आप देखिए विजया बैंक ऑफ बड़ौदा की, ये दोनों बैंक जब मर्ज हुई बैंक ऑफ बड़ौदा में कंसोलिडेशन काम पर, प्रॉफिट में थी, अच्छे प्रॉफिट में थी। अब इलाहाबाद बैंक की बात लो, ये बैंक इंडियन बैंक, दक्षिण के बैंक में मर्ज हो गई। इलाहाबाद बैंक में क्या बुरा था, एक बहुत बेहतरीन बैंक थी, नॉर्थ में, ईस्ट में, हाँ पूरे देश भर में थी। देखिए उसका खासकर यूपी, बिहार, बंगाल, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब जगह वो अच्छी बैंक थी। लेकिन इंडियन बैंक में गई तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक गए, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक गई, और पंजाब नेशनल बैंक ने एक बहुत बेहतरीन बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पूर्व की यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को हजम कर लिया। तो पंजाब नेशनल में ये 2 अच्छे बैंक है। अब कब रहे कौन से? रहे ये कि सिंडिकेट बैंक, कर्नाटक नहीं पूरे देश भर की बहुत बड़ी बैंक, उसको कैनरा में मर्ज कर दिया। तो कैनरा में सिंडिकेट गया। अब यूको बैंक जिंदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिंदा है, पंजाब एंड सिंध बैंक जिंदा है, इंडियन बैंक जिंदा है, इंडियन ओवरसीज बैंक जिंदा है, और बड़े बैंक जो है यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये तो जिंदा है। स्टेट बैंक के अलावा 11 नेशनल बैंक आज अच्छे ढंग से जिंदा है। इनकी बैलेंस शीट ये कंसोलिडेशन होने के बाद, जैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कंसोलिडेशन हुआ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस शीट बहुत बढ़ गया, उसी प्रकार 2 या 3 बैंक इकट्ठे आने के बाद 19 नेशनल बैंक के 11 बैंक बन गए, 8 बैंक गायब हो गए। उनके कर्मचारी हो, उनके अधिकारी हो, उनकी सेवा समाप्त नहीं हुई कि बहुत सारे हजारों ब्रांचेस इस मोदी सरकार ने गांव खेड़े में बंद कर दी। लोगों की सेवा पर असर हुआ, कर्मचारियों की ताकत पर असर हुआ, नई नौकरी बंद हो गई, नई रिक्रूटमेंट बंद हो गई। जो नौकर थे, ऑफिसर हो या क्लास 3 हो या क्लास 4 हो, उनकी नौकरी बच गई, उनकी पेंशन बच गई, उनकी तनख्वाह बच गई, लेकिन नया नौकरी नहीं। ब्रांचेस हजारों के तादाद में, इस कंसोलिडेशन के चक्कर में 19 नेशनल बैंक के सिर्फ 11 रह गए,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 बैंक जाने के बाद वो एक कुल 12 बैंक रह गए। आईडीबीआई तो है, वो कानून में स्टैट्यूट में है, वो अदर पब्लिक सेक्टर था। आज उसको आरबीआई खुद कह रहा है वो प्राइवेट सेक्टर है। ये जमाना मोदी सरकार का जमाना है। इस देश के कारपोरेट की सुनते सुनते इस देश की जनता का सुनना उन्होंने बंद कर दिया है। बैंक ऑफिसर, बैंक एम्प्लॉय को वो सुनते ही नहीं। अब इस सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इन्होंने ये तय किया है कि ये 12 बैंकों के 4 बैंक बनाए जाए। अब ये 4 बैंक बनने में आप देखिएगा, इसमें से रहेगा कौन? तो एक स्टेट बैंक तो रहेगा, देश की सबसे बड़ी बैंक। और ये 4 बैंक इसलिए बनाना है, पहले कंसोलिडेशन इसलिए था कि 100 बैंकों में हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दुनिया के 100 बैंकों में हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नंबर आएगा कि नहीं। अब ये कहा जा रहा है हमारा दुनिया के 50 बैंकों में भारत देश के कितने बैंक आएंगे? तो 4 बैंक आएंगे। कौन से आएंगे भाई? तो स्टेट बैंक तो आएगा, कैनरा बैंक आएगा, पंजाब नेशनल बैंक आएगा, और ये सोच रहे हैं कि इंडियन बैंक आएगा। और एक डिजाइन बनाया जा रहा है कि 12 बैंकों में 4 बैंक कैसे बनाए जाए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है। सरकार मीडिया के जरिए उसको एक, ये जो भोपे हैं ना, मोदी मीडिया, जोर जोर से चिल्लाते कहने वाले, ये कह रहे कि ये बैंक जाएगी, वो बैंक रहेगी, वो बैंक जाएगी, ये बैंक रहेगी। तो इसमें पंजाब एंड सिंध नहीं रहेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं रहेगा, यूको बैंक नहीं रहेगा, वहां का इंडियन ओवरसीज नहीं रहेगा, तो बस 4 बैंक रहेंगे। तो बड़ी बैलेंस शीट बनाओ, दुनिया के 50 नंबर में आ जाओ। तो भारत देश के कारपोरेट्स की और अंतरराष्ट्रीय कारपोरेट की भूख इतनी बड़ी है कि इन 4 बैंकों में वो बड़े कर्जे उठाएंगे। वो कितने कर्जे वापस करेंगे इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। राइट ऑफ पर राइट ऑफ करते जाओ, लेकिन नया बड़ा बैलेंस शीट होता है तो बड़े कर्जे देने के लिए ये इस देश के पिछले 20-25 साल में ये थ्योरी बन गई है कि बैंक नेशनलाइज हो या निजीकरण, निजी बैंक हो, इसकी साइज बड़ी होनी चाहिए। और इसलिए आईसीआईसीआई ने कुछ निजी क्षेत्र के बैंक हजम कर लिए, एचडीएफसी ने कुछ निजी क्षेत्र के बैंक हजम कर लिए, उन्होंने खुद की एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, इसका भी विलय हो गया। आईसीआईसीआई ने तो बैंक ऑफ मदुरा, सांगली बैंक, बैंक ऑफ राजस्थान को हजम करके एक बड़ी बैलेंस शीट बना दी, एक्सपेंशन कर लिया। इस तरीके से निजी क्षेत्र के बैंक भी, पर्टिकुलरली एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये उनका बैलेंस शीट कंसर्न हुआ। बाकी येस बैंक और कोटक तो 2003 के बाद आए हुए बैंक है, इनकी ताकत मीडिया में ही ज्यादा है। बाकी येस बैंक, मेरे ख्याल से सुमिटोमो बैंक, वो निगल जाएगी बाय दिसंबर एंड तक। सुमिटोमो जापान की है, आज के तारीख में उन्होंने 26% का जो येस बैंक का हिस्सा है वो हजम कर लिया है, और वो चाहते हैं कि येस बैंक में 51% ओनरशिप आरबीआई के जरिए, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के जरिए कानून बदल के वो येस बैंक को हजम करे। उसके बाद आईडीबीआई बैंक का नंबर आएगा तो नेशनल एनडीबी जो है, नेशनल बैंक ऑफ दुबई, एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई, ये आईडीबीआई को हजम करेगी। मार्च आने दो, अब तो सितंबर में तय था, सितंबर तो निकल गया, दिसंबर में तय हुआ, वो भी निकल जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज ने कहा है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने कहा है, हम ईयर एंड में, मतलब अप्रैल में, मार्च में हम आईडीबीआई बैंक को बेचने की पूरी तैयारी करेंगे। मतलब आईडीबीआई बैंक जो सरकार के बैंक है, लेकिन आरबीआई कहेगी कि वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसको बेचने का सीबी पर लिस्टेड है। आरबीआई ने कानून चेंज करने का तरीका बदला है। इसलिए जैसे ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के गोदी में बैठ के वोट चोरी अलाउ करते हैं, वैसे ही बैंकों को बेचना हो, उसको प्राइवेट सेक्टर बोलना हो या पब्लिक सेक्टर बोलना हो, तो है ना हमारा आरबीआई, हमारे पास है ना सेबी, हमारे पास आराम से सब हो सकता है। और इसलिए 12 बैंकों के 4 बैंक बनाना अगले साल में, ये एजेंडा तय हो गया है। और मैंने कहा ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है।
कौन सी बैंक रहेगी, कौन सी बैंक रहेगी? मोटे तौर पर पंजाब नेशनल बैंक रहेगा, उत्तर में, दक्षिण में रहेगा कैनरा बैंक, बंबई में तो है हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो और कौन सी रहेगी? शायद इंडियन बैंक रहेगी। कुछ भी हो सकता है भाई। जो हमारे अमित शाह जी कहेंगे, निर्मला सीतारमण जी कहेंगे, हाँ नरेंद्र मोदी जी कहेंगे, इनके साथ साथ अदानी जी है, ये कहेंगे, तो वही होगा ना, वो होने जा रहा है। और इसलिए 4 बैंक बनाना, ये अगले साल में बैंकों के विलय के जरिए कंसोलिडेशन का प्रोसेस पूरा करना। लेकिन उसके पहले क्या हो रहा है, मैं आपका ध्यान सभी बैंक एम्प्लॉइज, बैंक ऑफिसर्स, बैंकों के ग्राहक, इस देश की जनता, इनका ध्यान मैं इसलिए आकर्षित कर रहा हूं कि ये पूरा बेचने के पहले, ये पूरा कंसोलिडेशन करने के पहले इस सरकार में एक और बात हो रही है। वो बात आप ध्यान से सुनिए। आपने ये तो सुना है कि आईएएस, आईएफएस और आईआरएस में सीधे जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे नए जो एमबीए के बच्चे आते हैं, डॉक्टरेट बनते हैं, एमबीए बनते हैं, उनको यूपीएससी से आना तो पहले स्टेज पे आना पड़ता है। नहीं भाई, इतना रुकने की जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी साहब ने 2021 में 21 के बाद कहा, कोरोना के बाद, आप सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाओ या डायरेक्टर बन जाओ। नए नए बच्चे, होशियार बच्चे, हाँ वो संघ वाले होना बहुत जरूरी है, वो संघ वाले होना बहुत जरूरी है। होशियार तो होना जरूरी है, लेकिन संघ वाले हो, किसी से सवाल ना करे, बॉस जो कहेगा वही काम करे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी आईएएस 20-25 सर्विस करने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बने, डायरेक्टर बने, सारे मिनिस्ट्री में, अब उस पर कब्जा किया है ये यंग लड़कों ने, और वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो डायरेक्टर बने हैं। इसको लैटरल एंट्री कहते हैं, लैटरल एंट्री कहते हैं। जैसे मिलिट्री में शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, लेकिन वहां तो 7 साल के बाद वो मेजर कर्नल भी बनते हैं, वहां पे सब कुछ मिलता है। यहाँ पे नए बच्चों को कुछ अनुभव नहीं, डायरेक्ट डायरेक्टर या जॉइंट सेक्रेटरी बनाओ और इनका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बहुत सारे सीनियर लोगों को उनकी सीनियरिटी खत्म करके ये लैटरल एंट्री दिया, आईएएस में, आईएफएस में, आईआरएस में। उसी प्रकार पिछले कुछ सालों से बैंकों में स्केल 4 के लेवल पे, मतलब चीफ मैनेजर के लेवल पे, एजीएम के लेवल पे, डीजीएम के लेवल पे, स्पेशलाइजेशन के नाम से बहुत कुछ निजी क्षेत्र के लोग या मार्केट से लोग उठाए गए, बिठाए गए। अब ये क्या काम करते हैं, कौन सा धोरण अमल में लाते हैं उनके दिमाग से? अरे भाई, चेयरमैन है, बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मालिक है, बैंकों का मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन ऐसे नए नए बच्चों को लाकर, जिनको बैंक नाशन से कोई लेन देन नहीं, देश से कोई लेन देन नहीं, बड़ी तनख्वाह, बड़ी पोस्ट, आ जाओ भाई, सिर्फ हमारी सुनो। अब देखा जाए तो 2 ईडी के पोस्ट होते हैं, जनरल मैनेजर तो सैकड़ों है, हर बैंक में सैकड़ों जनरल मैनेजर है। अब तो सीजीएम के भी पोस्ट बने। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या है? वैसे क्वालिटी का सवाल आएगा, बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन अब तो सरकार ने ये किया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी वहां पर मार्केट से लिया जाएगा, उसको भी वहां पे लैटरल एंट्री दिया जाएगा। मतलब 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में आप डायरेक्टली बैंकों के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनो। और चेयरमैन तो बाहर से ही आते हैं। चेयरमैन की अपॉइंटमेंट होती क्या है भाई? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अपॉइंटमेंट्स कमेटी आज किसी को भी उठाती है और किसी को भी चेयरमैन बनाती है। एक्सटेंशन तो 60 साल के बाद मिलते ही मिलता है। 65 साल तक बैंकों के चेयरमैन काम करते हैं। आईडीबीआई बैंक का चेयरमैन, वो तो लक्ष्मी विलास बैंक वाले थे, वो आज की उनकी उम्र क्या है, बट लेकिन आईडीबीआई बैंक, जब तक वो बेची नहीं जाएगी तब तक वो वहीं पे रहेंगे, तब तक वो वहीं पे रहेंगे, क्योंकि वो हम जैसे कहते हैं वैसे सुनने वाले हैं।
मेरी बात कहने वाली यह है कि लैटरल एंट्री गवर्नमेंट के टॉप मिनिस्ट्री में हो रही है पिछले 4 साल से। उसी प्रकार अभी बैंकों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लेवल पे, एमडी के लेवल पे लैटरल एंट्री। बैंकों के बोर्ड में तो आज बीजेपी के लोग ही पैक हो गए, बीजेपी के लोग पैक हो गए, मार्केट लोग पैक हो गए। कोई सवाल नहीं पूछता। चेयरमैन कहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस चेयरमैन को इंस्ट्रक्शन देगा, चेयरमैन बोर्ड को इंस्ट्रक्शन देगा, बोर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फिर जनरल मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देंगे। बैंक चलती है। इस तरीके से बैंकों में निजीकरण होने के पहले, बैंक बेची जाने के पहले, बैंक विदेशी बैंकों के हाथों देने के पहले अंदर से वो सबड़ाज करना, ये काम भारत सरकार जो बैंकों की मालिक है खुद कर रही है। लैटरल एंट्री, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऊपर से, नीचे वाले क्या करेंगे भाई। आजकल तो 19 जुलाई 1969 में जो बैंक नेशनलाइजेशन डे था, वो कौन सी बैंक मनाती है भाई? बैंक नेशनलाइजेशन मतलब बैंकों का मालिक भारत सरकार है, लेकिन नेशनलाइजेशन की बात, नेशनलाइजेशन की ऑब्जेक्टिव जो है, कानून के जरिए बैंक नेशनलाइजेशन 1969 की जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें से जो प्रायोरिटी सेक्टर है कौन अमल में लाता है? प्रायोरिटी सेक्टर के डेफिनेशन बदल है। वो 40 रुपए जो 100 में से, उसका तो पूरा डेफिनेशन बदल के इस देश के कारपोरेट्स को ही वो 40 रुपए दिया जा रहा है। फिर बैलेंस शीट बढ़ता है तो कारपोरेट्स के बड़े कर्जे देने के लिए बैलेंस शीट बढ़ रहा है। और अब मार्केट से सीधे आईआईएम के लोग, आईआईटी के लोग, मार्केट के लोग, वो सभी बैंकों पर कब्जा करेंगे। बाद में बैंक बेचना अगले साल, उसके बाद आसान हो जाने के लिए जो सरकार की सुनेगा उसी को लैटरल अपॉइंटमेंट मिलेगा। ये बात होने जा रही है। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों का कैरेक्टर ऑफ द पब्लिक सेक्टर, उसका जो 1969 के नेशनलाइजेशन एक्ट में या 1980 के नेशनलाइजेशन एक्ट में जो पब्लिक सेक्टर का कैरेक्टर है, जो आम आदमी के, आम जनता के लिए बनाया हुआ बैंक नेशनलाइजेशन है, उस कैरेक्टर को खत्म करना, गांव खेड़े के ब्रांचेस को बंद करना और सिर्फ टेक्नोलॉजी के जरिए कस्टमर तक पहुंचना, ऑनलाइन, डिजिटल। लेकिन जो सेवा है वो मिलेगी, वो चार्ज होगी, कोई मुफ्त नहीं मिलेगा। और आज कर्मचारी 7,25,000 हो, लेकिन अगले 2 साल में तो शायद 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख भी हो सकते हैं। नई नौकरी भूल जाओ भाई, 5 लाख लोगों की अगले साल में छटनी हो सकती है। इस तरीके का व्यवहार आज बैंकों का मालिक भारत सरकार कर रहा है। और ऐसा सब आखिर में निजीकरण और विदेशी बैंकों को सौंपने के लिए भारत सरकार इस ढंग की पॉलिसी को अपना रहा है। क्या देश की जनता, इंदिरा गांधी ने जितना बढ़िया काम इस देश की जनता के लिए किया, मनमोहन सिंह के जमाने तक बैंकों का निजीकरण ये बात नहीं होती थी, बैंकों के निजीकरण की बात नहीं होती थी, सिर्फ डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी की बात होती थी। आज मोदी, इनकी सरकार इस पर विदेशी बैंकों का कब्जा लाना चाहते हैं। आईडीबीआई बैंक बेची जाएगी नेशनल बैंक ऑफ दुबई को, और यस बैंक जो निजी क्षेत्र की बैंक है, आगे जाके कहता हूं आरबीएल, जो रत्नाकर बैंक लिमिटेड थी उसको आरबीएल बैंक कहते हैं आजकल, बंबई में उसका हेडक्वार्टर है, उस पर भी एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई ये 26% कब्जा कर रही है। ये सारे आर्थिक जगत के और बैंकिंग क्षेत्र के ये अपडेट है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। निजी क्षेत्र को निगल जाने के लिए फॉरेन सेक्टर को अलाउ करना, 100% एफडीआई एलआईसी में अलाउ करना, जनरल इंश्योरेंस को खत्म कर देना और बैंकों में सीधे सीधे उसका कैरेक्टर ही पब्लिक सेक्टर का बदल देना और फिर बेच देना, क्या ये देश के हित में है? क्या इस तरीके से मोदी सरकार अगर
इंटरनेशनल मोनोपोली कैपिटल के सामने और इस देश के कारपोरेट के सामने सरेंडर हो रही है, तो क्या बैंक के एम्प्लॉय, बैंक ऑफिसर और इस देश के बैंकों के ग्राहक जो करोड़ों है, जिनके लिए बैंक नाशेशन बहुत अहम भूमिका निभाता है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम भूमिका निभाता है, क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे या जनता का हस्तक्षेप होके कांग्रेस पार्टी हो या फिर सारे जो पार्टीज मोदी के खिलाफ आज बिहार में लड़ते हैं, देश भर में लड़ते हैं, क्या इन सारे पार्टियों को ये नहीं सोचना है कि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसको बचाव करने के लिए, संरक्षण करने के लिए हमें इन बातों को लोगों तक ले जाना चाहिए और हम किसी भी हालत में इसका निजीकरण नहीं होने देंगे, इसका पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर उसको टच से मस नहीं होने देंगे। ये जिम्मेदारी सिर्फ बैंक ऑफिसर और बैंक एम्प्लॉय की नहीं, वो तो करेंगे, लेकिन इस देश की जनता की भी ये जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने ये लैटरल एंट्री से लेके कंसोलिडेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर और कैरेक्टर ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंकिंग चेंज होने से देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा खतरा है, इसका मैंने ब्यौरा किया है। मैं आपसे विनती करता हूं, तमाम बैंक कर्मी और बैंक ऑफिसर और ग्राहक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये बैंकिंग क्षेत्र में क्या चल रहा है ये आम आदमी को मालूम होना, सामान्य जनता को मालूम होना बहुत जरूरी है। जब तक बैंक एम्प्लॉय, बैंक ऑफिसर सामान्य जनता से नहीं जुड़ेंगे, तब तक बैंक नाशेशन का बचाव करना मुश्किल होगा, क्योंकि मोदी सरकार सरेंडर हो चुका है। इसलिए मोदी सरकार का तख्ता पलटने से बैंक बच सकते हैं, लेकिन लोगों को ये खतरा मालूम होना बहुत जरूरी है। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों का कैरेक्टर बचाना, उसकी ओनरशिप बचाना और लोगों के हित में काम करना, ये बहुत जरूरी बात है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि हमें लड़ना है और हमें मोदी को परास्त करना है। हमारे बैंकों को बचाना ये हमारा धर्म है, ये देश के लिए बहुत जरूरी है। बस यहीं पर रोकेंगे। कृपया वीडियो लाइक करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।